स्टार्ट सही करना है, स्टार्ट सही करना है। किताबें बंद भाईजान, हेलो बंद कर, किताबें बंद कर दो, है ही नहीं तेरे पास, बंद कर किताब, हाँ बंद ही रहने दे। क्लोज योर बुक, अच्छा वो बुक क्लोज करके नोट्स ओपन करिए मैडम, चेक करें ये सही है, बुक बंद है नोट्स ओपन है। हाँ जी, नहीं गलत, गलत, इंडस्ट्री का वर्ड इसमें आता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का वर्ड लिखना लाजमी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। आगे कनेक्शन, कनेक्शन का बात करनी है, मीटर नहीं है उनके पास। आगे ओके, $10 million, 8 million। अगर लास्ट टाइम पेपर दिया था उसमें 10 million था, अब 8 million है, यही चेंज होता है। और कैसे पूछें, डिफाइन मैन्युफैक्चर। नहीं याद, मैन्युफैक्चरर याद की है। एक्सेप्शंस क्या हैं टैक्सेबल एक्टिविटी की? उर्दू में ही लिखना, अगर वो एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या टैक्सेबल एक्टिविटी की? एम्प्लॉय क्या बोले, क्या बोले, दोबारा बोले, और सोच के बोले हमने, क्या बोले, ट्रांसलेट भी सब खुद करना है। एम्प्लॉय, ठीक है, आगे तो ठीक है, आपसे सुनता हूँ, सब्र करें। आगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है मैडम, आप बताएं। चले, मैन्युफैक्चरिंग क्या, सीधा आखिरी पॉइंट स्टार्ट किए, चले आगे। मैं कैसे मानूं? अच्छा, सप्लाई के कुछ 3 केसेस, एनी 3 केसेस सप्लाई के। अब इसके अलावा भी कुछ और सुन लो, ये याद नहीं किया। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? अपनी कहानियाँ, अपनी बातें, अपनी डेफिनेशन, कुछ ना कुछ तुक्का लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन है ना, ये तो हमने पढ़ी नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? नहीं पता। होलसेलर क्या होता है? हैं? मैंने कल कहा था, मैंने सुनना कहा था ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है?
लें करें। रहने दें, रहने दें, अपनी वर्डिंग बिल्कुल ही रहने दें। कहानी नहीं करानी थी, अपनी वर्डिंग बतानी थी। सप्लाई चेन क्या होती है? हाँ तो कंसेप्ट बता। चलें जी, याद ही तो किसने कुछ नहीं किया हुआ, ड्रामे कर रहे हैं सारे के सारे, इससे पूछो आता नहीं है, हैं? मैंने कहा था ना सारा कुछ, ने कहा था ना मैंने। चल नहीं, ये सुना ना। चलें जी, अब जब भी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? कंपनी देखने की कोशिश ना कर, इधर देख के बता, कंपनी किसे कहते हैं? अब ये क्या, ये भी रीड होनी थी। अच्छा जी, अब देखें, जब भी हम टैक्स लगाते हैं ना, तो सेल्स टैक्स की जब हम बात करेंगे तो दो टर्म्स हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक होगी इंक्लूसिव और दूसरी होगी एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इसमें सेल्स टैक्स जो है वो एडिड है, इसमें सेल्स टैक्स जो है वो क्या है? शामिल है, इसका पार्ट है। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि इसका पार्ट नहीं है। डन? जैसे फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है, वो है जी 10,000, इसके ऊपर हम रेट लगाते हैं 18%। सेल्स टैक्स आ जाएगा कितना हमारा? 1800, और टोटल बनेगी अमाउंट प्लस दिस 11800, यही बनेगा। अब ये जो अमाउंट है जिसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स वगैरह शामिल नहीं है, सेल्स टैक्स इसका पार्ट नहीं है। ठीक है? हमारे सिलेबस में जब भी हमें कोई अमाउंट गिवन की जाएगी, वो कौन सी होगी? वो हमेशा एक्सक्लूसिव ही होगी। वो क्या होगी? हमेशा एक्सक्लूसिव ही होगी। हाँ, अगर इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव का मतलब है ये अमाउंट, इसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। अब अगर एक्सक्लूसिव अमाउंट है तो सिंपल इसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा सेल्स टैक्स कितना बनता है मुझे पता चल जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट इंक्लूसिव है, फिर अगर मैंने सेल्स टैक्स निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? हमें अमाउंट पकड़ेंगे। अब देखें, ये थी हमारी 100%, इसमें हमने ऐड किया 18%। ये किसको शो कर रही है? 18% को।
इसका मतलब अगर इंक्लूसिव है, ये किसको शो कर रही है, 118% को। आप इसको 118 पे डिवाइड करें, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेल्स टैक्स की अमाउंट आ रही होगी। तो अगर हमने सेल्स टैक्स की अमाउंट निकालनी हो, कितनी बनती है कितनी नहीं बनती, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो आपके सामने लिखा होगा। देखिए वैल्यू वो थी 11,800, डिवाइड करते हैं टोटल से 100 प्लस परसेंटेज ऑफ टैक्स, वो कितना बना 118, मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ऑफ टैक्स वो कितनी है 18%, तो मेरे पास क्या होगी, टैक्स की वैल्यू आ रही होगी कि इतना टैक्स जो है वो मेरा इसके अंदर शामिल था। अब हमारे सिलेबस में सेल्स टैक्स हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव ही होता है, इंक्लूसिव नहीं होता। अगर इंक्लूसिव लेंगे तो फिर हम इस तरह सेल टैक्स निकाल रहे होंगे, अगर एक्सक्लूसिव है तो सिंपल हमने क्या करना है, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास जवाब जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है टैक्स फ्रॉड, इंपॉर्टेंट है। अब टैक्स फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखा देना। टैक्स फ्रॉड क्या होगा कि नोइंगली, जानते हुए, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडलेंटली, किसी भी लॉफुल एक्सक्यूज के बगैर, मतलब कोई आपके पास कानूनी वजह नहीं है, आपने धोखाधड़ी से क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी कंट्रावेंशन जिससे आपकी नीयत ये है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को अंडरस्टेट करेंगे फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। क्या करेंगे, फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए उसको अंडरस्टेट कर रहे होंगे। या आप देखिए टैक्स लायबिलिटी अगर अंडरस्टेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपका रियल टैक्स बनता था 1000 रुपया, आपने शो कर दिया 700 रुपया, अगले महीने शो कर 600 रुपया। अब आपने अपनी लायबिलिटी क्या की है, कम शो की है। अंडरस्टेट करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा। तो अगर ये जानते हुए कर रहे हैं, डिसऑनेस्टली कर रहे हैं, फ्रॉड की नीयत से कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। या आप अपना रिफंड जो है वो क्या कर ले, उसको ओवरस्टेट कर ले। क्या कर ले, ओवरस्टेट। आपका रिफंड बनता था 1200 रुपये का, आपने रिफंड ले लिया 4000 रुपये का, और वो बनता नहीं था, जान के आपने फेक इन्वाइसेस की, सब कुछ क्रिएट किया। और अगर आपने फेक रिफंड लिया तो ये भी क्या होगा, आपका टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। या आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे और आपने इन्वाइसेस इशू करना शुरू कर दिए। आप सेल्स टैक्स इन्वाइस कौन इशू कर सकता है, जो बंदा रजिस्टर्ड हो। अब जो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं था, अगर वो इनवॉइस वगैरह इशू कर रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, फ्रॉड कहलाएगा। या आप फॉल्स इनवॉइसेस दे रहे हैं, जाली इनवॉइसेस दे रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, टैक्स फ्रॉड कहला रहा होगा। तो टैक्स फ्रॉड में कितनी चीज़ें आएंगी, 4 चीज़ें। कौन कौन सी, इनवॉइस, फॉल्स इनवॉइसेस, विदाउट रजिस्ट्रेशन इनवॉइसेस, रिफंड को ओवरस्टेट कर देना और लायबिलिटी को अंडरस्टेट कर देना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टैक्स फ्रॉड कहला रहा होता है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। आप लोगों के पास, किसी के पास बैग में कोई इनवॉइस वगैरह पड़ी हुई है, वो हाथ से लिखी इनवॉइस नहीं, कोई सी बेकरी वगैरह की कोई इनवॉइस कुछ पड़ी हुई है। चलिए अब केक्स एंड बेकरी आते हैं। ये रजिस्टर्ड इनवॉइस है, हाँ ये रजिस्टर्ड इनवॉइस है। इस आपकी पूरी लिस्ट निकलानी, क्या क्या लिया हुआ आपने। अब देखें ये इनवॉइस जो है, अमीर लोग हैं जैसे, मजाक के अलावा इतना सामान एक साथ ले लिया आपने, अस्तगफिरुल्लाह, हम पढ़ते नहीं है क्या कुछ बाई किया हुआ आपने। अब कोई भी इनवॉइस होगी ना, उसका फॉर्मेट जो है, ये एक नॉर्मल किसी भी आप बिज़नेस की इनवॉइस ले रहे होते हैं, कुछ इस तरह से ही होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इनवॉइस जो है या तो अंग्रेज़ी में होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, उर्दू में, या मिक्स भी हो सकती है, उर्दू अंग्रेज़ी में मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी इनवॉइस पकड़ेंगे तो इनवॉइस के ऊपर उस जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसका नाम लिखा होगा। जैसे इस इनवॉइस के ऊपर मेंशन है कि इसका नेम ये है, केक्स एंड बेक होगी, केक्स एंड बेक, जैसे यूरो स्टोर है, इसका नाम लिखा होगा, सारा कुछ ठीक है। इसके ऊपर इसका STR नंबर लिखा है, हाँ, वरना जाली इनवॉइस ही है।
अब दूसरा, ये इनवॉइसेस जो हैं ये क्या होंगी, ये सीरियली नंबर्ड होंगी कि एक सीरियल नंबर चल रहा होगा, हर इनवॉइस जो है उस सीरियल से ही चल रही होगी। अगर ये इनवॉइस जो है वो 1042 है, अगली कौन सी होगी 1043 होगी, 44 होगी, ये सारा कुछ जो है इसमें चल रहा होगा। अब इसमें जो सप्लायर है जो बेच रहा है उसका नाम भी लिखा होगा, उसका एड्रेस भी लिखा होगा, सारा कुछ मेंशन होगा कि भाई क्या नाम है, क्या इसका एड्रेस है। उसके अलावा इसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी क्या होगा, मेंशन होगा। और एनटीएन नंबर भी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा, जैसे इस इनवॉइस के ऊपर मेंशन है कि इस बंदे का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस बंदे का एनटीएन नंबर जो है वो ये है। ओके। उसके बाद जो चीज़ आपने बेची है, जो उसकी डेट ऑफ इशू है, डेट और टाइम जो है वो मेंशन होगी। जैसे इसकी डेट यहाँ पे 5 जनवरी 2024 की है, मेंशनड है। फिर आपके पास कॉलम बना होगा जिसमें लिखा होगा क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितनी है, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है, और सेल्स टैक्स की अमाउंट कितनी बन रही होती है। ये सारे कॉलम बने होंगे। आप किसी भी इनवॉइस ले लें उसके ऊपर सारा कुछ ये मेंशन होगा, जैसे इस इनवॉइस के ऊपर मेंशन है। फिर एंड पे लिखा होगा टोटल के वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितनी है, फिर जीएसटी कितना बन रहा है, और वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कितनी आ रही होती है। तो एक आप किसी भी बिजनेस की इनवॉइस पकड़ ले, और हॉट सॉस है शंग्रीला का वैसे, और क्या है, कॉल्सन सिलेंटी भी है, सिलेंटी के ऊपर हॉट सॉस डालते हैं। तो किसी भी बिजनेस की आप इनवॉइस पकड़ ले, उसके ये पर्टिकुलर्स वगैरह जो हैं वो होते हैं किसी भी बिजनेस के। और ये जो इनवॉइस का फॉर्मेट है तकरीबन यही हमारा फॉर्मेट होता है किसका, सेल्स टैक्स रिटर्न का भी फॉर्मेट होता है। तो अभी जाते हुए कोई भी रसीद पकड़िएगा किसी भी किस्म की, जो रजिस्टर्ड बंदा हो, एक दफ़ा ना उस रसीद को देख लीजिएगा। उस रसीद में सारा कुछ लिखा होगा ना, नाम, पता, क्वांटिटी, एसटीआर नंबर, जीएसटी नंबर, सारा कुछ वो हमारा क्या होता है, इनवॉइस का फॉर्मेट होता है। अगर सबसे अच्छी इनवॉइस देखनी है ना, जो बहुत डिटेल्ड होती है, वो मेट्रो की है। जो मेट्रो है उसकी इनवॉइस सबसे डिटेल्ड होती है। उसमें लिखा होता है कि जी ये इतनी गुड्स जो हैं वो इस रेट की हैं, इतनी गुड्स एग्जाम्प्ट थी, इतनी गुड्स जो है जीरो रेटेड थी, इतनी गुड्स जो है रिड्यूस्ड रेट के ऊपर थी। ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है, जो एक वो बहुत डिटेल्ड इनवॉइस है। अगर कभी आपको मौका मिले जाके मेट्रो की इनवॉइस देखिएगा, सबसे बेहतरीन इनवॉइस होती है। क्या हुआ है, मेरे पास सैबर्ट में दिखा नहीं सकता, बहुत बड़ी इनवॉइस है, हमारे को 7-8 पेजेस की है, तो इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। तो मेरे बैग में पड़ी है, मुझे सुबह याद आया कि मैंने बैग चेंज किया तो मैंने इसमें इनवॉइस फेंक ली, पर बिल भी नहीं दिखाना, दैट्स वाई। बट आप देखिएगा वो सबसे अच्छी इनवॉइस होती है, डिटेल्ड होती है कि कौन कौन सी चीज़ है, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है, एक वो इनवॉइस का फॉर्मेट होता है। उसके बाद टैक्स पीरियड, जैसे हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना, हमारे पास एक टैक्स ईयर होता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, हमारे पास टैक्स पीरियड होता है। वहाँ पे टैक्स ईयर हमारे पास 1 साल का था, यहाँ पे टैक्स पीरियड क्या होगा, 1 महीने का होगा, कि हम हर महीने की क्या करेंगे, रिटर्न जो है वो जमा करवा रहे होंगे। उसके बाद है ये ई इंटरमीडियरी हो गया, ओपन मार्केट प्राइस हो गया, सिमिलर सप्लाई, ये तीनों रीड ओनली हैं। ई इंटरमीडियरी का मतलब क्या है, ये एक फॉरम है, सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है, जहाँ पे हम जाके क्या कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं, अपने रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं। तो ये पोर्टल होता है, ये वेबसाइट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ई इंटरमीडियरी कह रहे होते हैं। फिर ओपन मार्केट प्राइस क्या होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में बेचने जाएंगे, जो उसमें से कीमत मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ओपन मार्केट प्राइस कहला रही होगी। फिर सिमिलर सप्लाई क्या होती है कि वो सप्लाईज जो आपस में रिजेंबल कर रही हैं, क्लोजली एक जैसी हैं, वो हमारी क्या होंगी, सिमिलर सप्लाई खिला रही होंगी। जैसे अगर ये टिशू है, साथ एक और टिशू का बॉक्स हो, ये ब्लैक में है वो रेड में हो डब्बा, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, सिमिलर सप्लाई। क्वान्टिटी भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, डिस्क्रिप्शन भी सेम है, बस रंग ही चेंज किया है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमिलर सप्लाई कह रहे होते हैं। उसके बाद है ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का मतलब क्या है कि एक लिस्ट है जिस पे हम पूरे टैक्स पेयर्स का ना एक जो दे देते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हम उनकी एक लिस्ट शाया कर देते हैं।
आप आईडी कार्ड नंबर लिखें, आपको बंदे का नाम चल देगा कि इस बंदे ने इस साल में कितना टैक्स पे किया। टैक्स डायरेक्टरी होती है जो हर साल पाकिस्तान में इशू होती है, और जो इस लिस्ट में आते हैं उनको बड़े बेनिफिट दिए जाते हैं, सेल्स टैक्स कम होता है, फ़ायदे समझे जाते हैं, सारा कुछ है। अब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो बंदे का नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर कहेंगे। ठीक है। अब कौन से लोग ऐसे हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कंसीडर होंगे, जिनको हम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाल देंगे। रिमेंबर, वो लोग जिनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है या जिनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए, उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाते। या वो लोग जो 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, जो अपनी इनकम की रिटर्न जमा नहीं करवाते, या जो अगर विद होल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली और एनुअल है अगर वो जमा नहीं करवाते, तो इन लोगों का नाम क्या हो जाता है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से रिमूव करवा दी जाता है। अब जिन बंदों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है ना, इनके सिम कार्ड ही ब्लॉक्स हो सकती हैं, इनके बिजली कनेक्शंस वगैरह जो हैं वो भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ विड्रॉ, जैसे गवर्नमेंट ने भी नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं कि आपका नाम ATL में नहीं है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई आपका हम सिम कार्ड कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। हम गवर्नमेंट ईमेल्स कर रही हैं टैक्स पेयर्स को। अब जो बंदा नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या नुकसानात हैं, वो हमने देखने। नंबर 1, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वक्त गुड डिक्लेरेशन जमा नहीं करवा सकता, वो सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इशू नहीं कर सकता, वो रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकता, उससे कोई किसी किस्म की कंसेशन वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है। और अगर आपने किसी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से कोई परचेज़ वगैरह की है, ख़रीदारी की है, आप तो एक्टिव टैक्स पेयर है लेकिन जिससे सामान लेके आए हैं वो नॉन एक्टिव बंदा था, तो आप उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स रिफ़ंड भी नहीं क्लेम कर सकेंगे, क्यों, आपने ली है, गलती आपकी थी, आपको कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। अब वापस अगर हमने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना हो तो क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट टैक्स है जो नहीं पे किया वो पे करें, रिटर्न जमा कराएं, आप एक्टिव टैक्स पेयर में आ सकते हैं। या अगर आप एप्लीकेशन वगैरह दें तो RTO होगा, जो रीजनल टैक्स ऑफिसर हैं, या LTU लार्ज टैक्स पेयर यूनिट जो है, वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके वेरीफाई करके ऑडिट या इंक्वायरी करवा के आपका नाम जो है वो रिस्टोर कर सकता है। नॉर्मली FBR जो है वो ऑर्डर इशू करता है और आपका नाम क्या होता है, रिस्टोर कर दिया जाता है। सिंपली होता यही है कि छोटे टैक्स पेयर हैं, ये रिटर्न जमा कराते हैं, रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो इनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। यहाँ तक रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, एसोसिएट्स की बात करते हैं कि एसोसिएट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते। कंप्लेन कर दें, कंप्लेन कर दें, नहीं शहबाज शरीफ को FBR नहीं, FBR की ना इनवॉइस के नीचे लिखा होता है कि इनवॉइस को वेरीफाई करें, अगर इनवॉइस वेरीफाई नहीं हो जाए वहाँ पर करें, ठीक है, हम कंप्लेन करें, नंबर होता है FBR के नीचे, आप उसी वक्त मौके पर कंप्लेन करें कि इनकी इनवॉइस वेरीफाई नहीं हो रही, क्योंकि वेरीफाई इसलिए नहीं हो रही, ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है या बंदा अभी एक्टिव इनएक्टिव हो गया हुआ है, तो वो आपको इनाम देंगे, उसको अंदर कर देंगे।
उसके बाद है हमारे पास, पढ़ लिया, रीड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेफिनेशन, ये है एसोसिएट्स की। इनकम टैक्स में भी है और ये सेल्स टैक्स में भी है। अभी रीसेंट अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स में इसमें से सवाल भी आया है एसोसिएट का केस सिनेरियो, रीसेंट अटेम्प्ट में आया है कि एसोसिएट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखिए एसोसिएट्स का मतलब क्या है, वो लोग जो आपस में रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, जिनका आपस में ताल्लुक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएट्स कह रहे होते हैं। कहता जी डेफिनेशन क्या है, 2 पर्सन शेल बी एसोसिएट, दो लोगों को या दो से लोगों को हम कब एसोसिएट कह रहे होंगे, इसको अंडरलाइन करना शुरू करें। व्हेन वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर, कि जब एक बंदा किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरे के बोलने पे, किसी दूसरे की इंटेंशंस के ऊपर काम कर रहा है, वो कहेगा ये काम कर दो, क्या ठीक है कर देते हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है नहीं करेंगे। अगर किसी दूसरे के कहने के ऊपर काम किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएट कह रहे होंगे। या दोनों लोग में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ थर्ड पर्सन, के दोनों लोग जो हैं वो किसी तीसरे के कहने पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या रुक रहे हैं, तो इनको हम आपस में क्या कह रहे होंगे, एसोसिएट कह रहे होंगे। ये जो पहली पॉइंट है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। जो पहला पॉइंट है, अगर पेपर में आएगा ना डिफाइन एसोसिएट, तो आपने क्या करना है, आपने पॉइंट नंबर 1 लिखना है कि यार एसोसिएट क्या होते हैं, कि व्हेन वन मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अदर, और बोथ मे रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। ये जो है ये क्या है, हमारे एसोसिएट कहलाते हैं। अब इसमें एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है या कोई तीसरा बंदा जो है दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसमें एक पार्टी जो है वो क्या कर रही होती है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जब इन्फ्लुएंस करेगी तो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो मार्केट बेस नहीं होती। आप क्या करेंगे, सस्ता बेच रहे होंगे, आप मार्केट से कम बेच रहे होंगे, आप फ्री में चीज़ें दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लुएंसिंग जहाँ पे पावर होगी वहाँ पे फिर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंटशिप में भी जो मालिक कहेगा नौकर ने वही करना है। रिमेंबर ये एक्सेप्शन है, ये आपकी कभी भी एम्प्लॉयमेंटशिप में नहीं आती कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो बाय द रीज़न ऑफ एम्प्लॉय आप कभी भी एसोसिएट कंसीडर नहीं होते। बाय द रीज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंटशिप आप एसोसिएट नहीं है। तो इस पॉइंट नंबर 4 के सामने लिख लें कि पॉइंट नंबर 4 इज़ एन एक्सेप्शन टू एसोसिएट, कि ये क्या है, एसोसिएट की एक्सेप्शन है। ये क्या है, एसोसिएट की एक्सेप्शन है, ये एसोसिएट नहीं होते, ठीक है। अब इसका मतलब एसोसिएट कौन कौन हो सकते हैं। अगर एसोसिएट की बात करें एग्जाम्पल की, तो कौन कौन लोग एसोसिएट हो सकते हैं। रिमेंबर कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव आपस में क्या है, एसोसिएट है। एओपी के मेंबर्स क्या हैं, आपस में एसोसिएट हैं। अब देखें इंडिविजुअल और रिलेटिव में, कोई रिलेटिव आपको काम कहेगा तो आपने वही करना है, जो नहीं कहेगा वो नहीं करेंगे। अब रिलेटिव यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, रिलेटिव टैक्स वाले लेने हैं, वो नहीं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेटिव होते हैं, ये कौन है रिश्तेदार है, इस्लाम हुआ कौन है रिलेटिव है, वो वाले नहीं। रिलेटिव उसने एक्सप्लेन किया, रिलेटिव का मतलब क्या है, एंसेस्टर, कि जो आपके अबाउ अजदाद हैं, ठीक है, या डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी के डिसेंडेंट्स मतलब उनकी औलादें। अब आपके चचा ताया फूफी, उसकी औलादें दादा दादी की, ये क्या है, आपस के रिलेटिव हैं आपके। अडॉप्टेड चाइल्ड वो भी रिलेटिव है। और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपकी बेगम वगैरह होती हैं, वो भी क्या है, रिलेटिव है। और जो बेगम है, जो स्पाउस है, उसके जो रिलेटिव्स वगैरह है, मतलब उसका दादा हो गया, उसकी माँ हो गई, उसकी बहनें हो गई, उसकी फूफो हो गई, वो भी क्या होंगे, आपस में रिलेटिव होंगे। अब ये रिलेटिव एक्सप्लेन्ड है,
ये क्या इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? करेंगे। आपकी दुकान है, करियाना स्टोर, अपने अब्बू आएंगे, आप फिर भी जो है ना कॉस्ट टू कॉस्ट सामान बेच देंगे। अब्बू जी आए, अब्बू जान आए तो बेचेंगे। अगर ना अपने अब्बू तो अब्बू होते हैं, और बेगम के अब्बू क्या हुए? अब्बू जान। तो अब्बू जान आए, आप उनसे पैसे लेंगे? आप उनसे पैसे तो लेंगे, बट आपकी आंखें कहाँ खुलेंगी फिर? आईसीयू में। अपना भाई आएगा सामान लेने के लिए अपनी दुकान के ऊपर, चपेड़े भी खाएगा, काम भी करवाएगा और पैसे भी दे के जाएगा। ऐसे ही है, आप उसे फ्री में चीज़ नहीं देंगे। लेकिन अगर भाईजान आए तो आप उनके लिए खुद अपनी शर्ट उतार के टेबल साफ करेंगे, उन्हें बिठाएंगे, उनके लिए ठंडी स्टिंग लेके आएंगे, गरम समोसे लेके आएंगे, और वो जो चीज़ लेके जाएगा आप उसको एक्स्ट्रा देंगे, और साथ जाते हुए उसके हाथ पे पैसे भी थमाएंगे। ऐसे ही है ना? है कि नहीं? तो नहीं होता। चल लेट्स सी, देखते हैं ऐसा होता कि नहीं होता। तो वही ना, अपनी की इज्जत नहीं होती। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब भाईजान को सामान बेचे हैं मार्केट का, मार्केट रेट के ऊपर, कल आपका सामान घर के बाहर पड़ा होगा, तो इसलिए वो क्या है, ये एसोसिएट्स हैं। अब एओपी और एओपी के मेंबर्स आपस में क्या हैं? एसोसिएट हैं, पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर अगर काम कह देगा तो बाकी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी काम कह रही है तो सारे पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। उसके अलावा कोई भी एक एओपी और एक मेंबर भी आपस में क्या हो सकता है? एसोसिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी फर्म, एबीसी फर्म, और एक हमारे पास है पार्टनर ए, ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएट हो सकते हैं। कब? जब इस पार्टनर ए के पास इस फर्म का 50% या उससे ज़्यादा कैपिटल या उससे ज़्यादा शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे हम क्या कह रहे होंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट है। बिकॉज अगर वो 50% या उससे ज़्यादा का मालिक है तो वो जो कहेगा फर्म को मानना पड़ेगा, वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। तो ये आपस में क्या होंगे? एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। उसके अलावा जो ट्रस्ट और बेनिफिशरीज होते हैं वो भी क्या हैं? आपके आपस में एसोसिएट होते हैं। उसके अलावा एक शेयर होल्डर और कंपनी भी आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट। अगर एक कंपनी है और एक आपके पास है शेयर होल्डर, ये भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं कि अगर शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट हों, कैपिटल राइट्स हों, राइट टू सिक्योर, राइट टू डिविडेंड हो, राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स वगैरह हो, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं? एसोसिएट हो सकते हैं। फिर दो कंपनीज भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ए है, कंपनी ए और कंपनी बी भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं जब कंपनी ए के कंपनी बी के पास 50% से ज़्यादा के राइट टू सिक्योरिटीज वगैरह हों। फिर एक कंपनी और एक एबीसी फर्म भी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं तब इसके पास इसके 50% ज़्यादा के राइट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। अब देखिए, जिसके पास 50% ज़्यादा राइट्स वगैरह है वो कंट्रोल कर रहा है, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। अगर वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ गया है तो फिर वो आपस में क्या होंगे? एसोसिएट। अब देखें ना, जो बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा। जब वो इन्फ्लुएंस करेगा तो फिर क्या किया जाएगा? आप मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होंगे। ये सच है। अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन फिर आपकी नहीं हो रही होती। इज दैट क्लियर? ज़रा इसको रीड करें फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। एसोसिएट क्या होते हैं?
अबे सवाल ज़रा रीड करें, बताए, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। अब और सोल्यूशन रीड नहीं करना। पहला पॉइंट है, सरफराज इज अ सोल प्रोपराइटर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है? सरफराज सोल प्रोपराइटर है, मालक है, ठीक है। डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, क्या सरफराज के एसोसिएट हैं कि नहीं है, अब हमने बताना है। जो से नीचे पॉइंट दिए हुए, पहला है जहाजेब, he has been working as an accountant for past 20 years and has been responsible for filing tax return of both Sarfraz and his business.
क्या सरफराज और जहांज़ेब एसोसिएट है? नहीं। क्यों? हमने क्लियरली पढ़ा है कि जो एम्प्लॉयमेंटशिप है वो आपस में एसोसिएट नहीं होते, तो ये आपस में एसोसिएट नहीं है। ओके। फिर है फलाह लिमिटेड, सरफराज owns 20% shares in FL while his mother owns 30% shares in FL। क्या फलाह लिमिटेड और सरफराज एसोसिएट हैं? ये हैं, बिकॉज माँ भी इसकी अपनी है, तो ज्वाइंटली शेयर ओन कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। फिर सारा, शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ फातिमा। सारा वॉज अडॉप्टेड बाय फातिमा बिफोर हर मैरिज टू सरफराज। ये क्या चल रहा है? ये कौन सा ड्रामा खुला हुआ है यहाँ पे? खैर, अडॉप्टेड चाइल्ड क्या होगा आपका? Mead Trust, Sarfraz is one of the trustees of Mead Trust. The trust was established to oversee the operation of orphanage. अभी हमने पढ़ा ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी भी क्या होते हैं, आपस में एसोसिएट कंसीडर हो रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसका सोल्यूशन बुक में लिखा, पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद अभी जो अगले दो कंसेप्ट्स हैं वो डेफिनेशन नहीं है, वो हमारे प्योर कंसेप्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। एक है टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं हमने किस टाइम पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने ऑर्डर प्लेस किया 1 फरवरी 2024 में। ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट की 5 फरवरी 2024 में, आपने रिमेनिंग पेमेंट कर दी 15 फरवरी 2024 में। ठीक है, फिर गुड्स जो है वो अवेलेबल हो गई 3 मार्च 2024 पे, आपको गुड्स डिलीवर हुई हैं 5 मार्च 2024 पे। आपको इनवॉइस जो रिसीव हुई है वो हुई है जी 10 अप्रैल 2024। अभी सारी सिनेरियोज हैं, एक ही चीज़ खरीदी है। अब बताएं किस टाइम के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करनी चाहिए, किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड करनी चाहिए, बिकॉज जो डेट रिकॉर्ड होगी उसी के ऊपर क्या किया जाएगा, उसी मंथ में वो क्या होगा, हमारे रिटर्न में शो होनी चाहिए कि हमने इस मंथ में परचेज की है, और अगला भी उसी मंथ में क्या करेगा, अपनी सेल्स को शो कर रहा होगा कि मैंने इस मंथ में क्या की है, ये सेल की है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बताना है हमने किस डेट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर हमारी सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब इसमें 3 रूल्स हैं, देखें। पहला है नॉर्मल, नॉर्मल गुड्स के मुतालिक कि अगर नॉर्मल है ना तो उसके लिए क्या होगा, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर विच एवर इज अर्लियर। क्या रूल है? डिलीवर और मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। अगर इसमें देखें तो इसका मतलब ऑर्डर प्लेस किया ये इररेलेवेंट है, एडवांस दिया इररेलेवेंट है, रिमेनिंग पेमेंट दी इररेलेवेंट है, इनवॉइस मिली इररेलेवेंट है। हमारे रूल क्या है हमारे लिए, गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। तो पहले क्या है, किस डेट पे गुड्स अवेलेबल हो गई, 3 तारीख को, तो हम अपनी सप्लाई किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 3 मार्च 2024 को हम क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो नॉर्मल रूल क्या है, गुड्स डिलीवर्ड और अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर। तो जो इन दोनों में अर्लियर डेट होगी, इस डेट के ऊपर क्या की जाएगी,
हमारी सप्लाई रिकॉर्ड की जा रही होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत गुड्स ली हैं, किस्तों पे गुड्स ली हैं, अब किस्तों पे जब सामान लेके आते तो क्या होता है, हम पहले एडवांस पे करते हैं, फिर हम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करना शुरू कर देते हैं। जब इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होती हैं फिर गुड्स हमारे नाम पे होती हैं। ऐसे ही है। अब बाइक लेंगे अगर किस्तों के ऊपर, तो जब आप किस्तें पूरी उतार देंगे फिर ही क्या होगा, वो बाइक आपके नाम पे हो रही होगी। ऐसे ही है। अब उसके केस में, इंस्टॉलमेंट के केस में, हायर परचेज के केस में हम किस डेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे? क्वेश्चन है माइंड में। अब इसका जवाब है डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या? डेट ऑफ एग्रीमेंट, कि जिस तारीख के ऊपर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं हम क्या करेंगे, उस डेट के ऊपर ही अपनी टाइम ऑफ सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जिस डेट के ऊपर हमारा मुआयदा हुआ है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। और जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका असूल क्या है कि जिस टाइम पे सर्विसेज दे रहे हैं, जिस टाइम पे सर्विसेज रेंडर्ड हो रही हैं, जिस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये टेबल आपने याद रखना है, रूल्स के हैं। अब इसके नीचे एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है बोल्ड की कि देयर विल बी नो ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस, कि एडवांस का ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। अगर पेपर में एडवांस गिवन है तो एडवांस क्या हो जाएगा, हमेशा इग्नोर हो जाएगा। क्यों? रूल हमारा क्या है, गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल विच एवर इज अर्लियर, हम उस डेट पे क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इसको रीड करें फिर आगे देखते हैं। अगर आपको कोई पार्टली पेमेंट मिल रही है, आपने ऑर्डर दिया 100 गुड्स का, उसने 50 गुड्स आपको पहले डिलीवर कर दी, आपको जब 50 गुड्स डिलीवर हुई आपने उसी वक्त उसकी पेमेंट कर दी 50 की, 50 जब रिमेनिंग डिलीवर होगी आप उस वक्त पेमेंट करेंगे। तो जब आप पेमेंट जिस महीने में कर रहे होंगे जितनी भी गुड्स का, उसी महीने में हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर ये सीन हो कि अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कुछ पेमेंट पहले कर दी, कुछ गुड्स बाद में मिल गई हैं और रिमेनिंग पेमेंट बाद में की है और गुड्स बाद में मिली हैं। जब पहले पेमेंट की थी गुड्स एग्जाम्प्ट थी, जब बाद में पेमेंट की हैं गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं। तो फिर जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल हुई होंगी हम सारी की सारी सप्लाई क्या करेंगे, उसी महीने में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑर्डर प्लेस किया 100 गुड्स का नवंबर में, ठीक है। उसने आपको दिसंबर में 40 गुड्स जो हैं वो डिलीवर की, लेकिन दिसंबर में वो गुड्स एग्जाम्प्ट थी। रिमेनिंग जो है उसने कब डिलीवर की, आपको जनवरी में डिलीवर की, उस वक़्त वो क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। अब हम कब किसको रिकॉर्ड करेंगे, कहते हैं जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं अब सारी की सारी मतलब 100 की 100 जो है उसी मंथ में क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर?
ये सिंपल सा पार्ट पेमेंट का रूल है। अब इससे रिलेटेड ये सवाल है, इस क्वेश्चन को रीड करें, फिर ज़रा हम आगे चलते हैं। देखें बढ़ के बनाए, समझ आती है आपको? कहते हैं जी, इन द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, identify and discuss the time, month of supply for the chargeability of sales tax in respect of the above transaction। हमने बताना है किस मंथ में हम उसको अपनी सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। कहता है जी, इन नवंबर 2022 an agreement for the acquisition of machine on hire purchase was signed. In December, the machine was acquired under this agreement against 25% down payment of rupees 30 million. The remaining balance is to be paid in 24 equal monthly installment of rupees 4.5 million each। बताएं किस मंथ में सप्लाई रिकॉर्ड होगी? नवंबर के महीने में, क्योंकि अब ऊपर वो लिखा हुआ है अगर हायर परचेज है तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है उसी महीने में क्या होनी चाहिए, सप्लाई रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब ये हायर परचेज है, एग्रीमेंट नवंबर के महीने में हुआ है, तो ये कब रिकॉर्ड होगी? ये नवंबर के महीने में ही रिकॉर्ड हो रही होगी। ठीक है। फिर इन दिसंबर 2022 एन एडवांस ऑफ रुपीज 12 मिलियन वॉज रिसीव्ड अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च 2023। एडवांस हमें मिला है दिसंबर में, गुड्स डिलीवर होनी है मार्च में। कब रिकॉर्ड किया रहेगा? मार्च में। हमने अभी पढ़ा है कि एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर है जी, मशीन ऑफ 38 मिलियन वॉज परचेज इन जुलाई बट इट वॉज पुट टू इन यूज इन नवंबर 2022। हमने जब परचेज कर ली है, हम उसी पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। Goods of rupees 7 million were sold in September 2022, but due to limited storage capacity at buyers' premises, the goods deliver in January 2023। कब रिकॉर्ड होगा? सितंबर में। रूल क्या है? गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड विच एवर इज अर्लियर। तो हमने तो अवेलेबल कर दी हैं, उस दिन लेट डिलीवरी ली है, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सितंबर में ही इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, समझ आई? उसके बाद है लास्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सुपर इम्पॉर्टेंट वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि हम सप्लाई की वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है। बिकॉज हमारे पास रूल क्या होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, कि जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम रेट लगाएंगे, तो मेरे पास क्या होगी? सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है आ रही होगी। तो वैल्यू 1000 रुपया है, अगर वैल्यू 18% रेट लगेगा तो मेरे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ रही होगी। नाउ द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली अगर सादे अल्फाज में बताऊं तो ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने क्या करना है? सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज करना है। आसान अल्फाज में वैल्यू सप्लाई क्या है कि ये वो कंसिड्रेशन इन मनी, मतलब पैसे हैं जो हमें रिसीव हो रहे होंगे, जिसमें तमाम टैक्सेस, तमाम ड्यूटीज सब कुछ शामिल है एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। क्या शामिल नहीं है इसमें? सेल्स टैक्स जो है वो शामिल नहीं है। सेल्स टैक्स के अलावा हर एक चीज़ जो है वो किसका पार्ट बनती है? हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन रही है। बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर क्या लगना है? सेल्स टैक्स हमारा चार्ज होना है। तो ये जो अमाउंट है
ये है हमारी वैल्यू सप्लाई। इसमें तमाम फेडरल ड्यूटीज़, तमाम प्रोविंशियल ड्यूटीज़, हर किस्म की ड्यूटी शामिल हैं। इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे तो हमारे पास टैक्स आ रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। ठीक है। उसके बाद एफबीआर के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो किसी भी इंपोर्टेड गुड्स की या किसी भी टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू डिटर्मिन कर दे। हम फिर उससे कम नहीं बेच सकते। वहाँ रूल क्या हो जाएगा, हमारा रूल होगा एक्चुअल वैल्यू और एफबीआर वैल्यू, विच एवर इज़ हायर, वही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट ए जो है वो परचेज करते हैं या प्रोडक्ट ए जो है इंपोर्ट करते हैं। अब एफबीआर ने इसकी वैल्यू डिटर्मिन कर दी है 1100 और आप इसको एक्चुअल में सेल कर रहे हैं 1000 के। आप नहीं कर सकते। रूल क्या है, लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू और एफबीआर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो जब एफबीआर ने वैल्यू डिटर्मिन कर दी है तो यही रहेगी, इसके ऊपर ही क्या होगा, हमारा सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर ही क्या होगा, हमारा सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। गॉट इट। हाँ, अगर एफबीआर की वैल्यू जो है वो है 2000 और आप बेच रहे हैं एक्चुअल 2500 का, अब तो ठीक है, हायर भी है ना, तो किस पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा, 2500 के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी होती है, यहाँ पर लेके चलनी होती है। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम डिस्काउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ हो सकता है। द आंसर इज़ यस। देखें ना, अब डिस्काउंट का मतलब क्या है, एफबीआर ने कीमत बता दी है 1100, मैं 1000 की बेचना चाहता हूँ, क्या बेच सकता हूँ। द आंसर इज़ यस। डिस्काउंट जो है वो अलाउ हो सकता है। डिस्काउंट क्लेम करने की जो है वो कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें क्या करनी पड़ेंगी, फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। डिस्काउंट की कुछ कंडीशंस हैं वो हमें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। क्या, नंबर 1 कि वो जो आपके पास इनवॉइस थी, जिस फैसिलिटी थी, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो मेंशन होनी चाहिए। वो इनवॉइस के ऊपर अमाउंट, वो रकम कितनी है, मेंशन होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो बिजनेस कन्फॉर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए कि आपका बिजनेस का असूल ही यही है कि आप हर एक को इतना डिस्काउंट देते हैं। मतलब अगर आपके पास ये इनवॉइस आ रही है तो इस इनवॉइस के ऊपर आप क्या करेंगे, गिवन करेंगे, आपके पास आ रहेगी ये क्वांटिटी है, ये रेट है और ये रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिखेंगे कितनी क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, 10 का रेट है, कितना बनेगा 10,000। ठीक है, फिर अब यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करेंगे और डिस्काउंट होगा जी एट 10%। कितना बनेगा डिस्काउंट, 1000 का, और यहाँ पे आ जाएगी आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी, 9000। तो असूल क्या है कि ये डिस्काउंट जो है इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए और ये रेट जो है ये बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए। मतलब 10% है तो सबको 10% दिया रहेगा, ये नहीं इसको 10 दे रहे हैं, इसको 12, इसको 10, इसको 15, ऐसे नहीं। डिस्काउंट रेट एक होगा और सब के लिए वो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस और नॉर्मल प्राइस दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, इनवॉइस के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ये एक फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमें पेपर में क्या है गिवन है, 2 नंबर का सवाल पेपर में पूछता है। और ये डिस्काउंट की एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल में सुपर इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में उसने पूछनी ही पूछनी है और ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में आई हुई है। कोई भी न्यूमेरिकल पकड़ लें उसमें डिस्काउंट की एडजस्टमेंट उसने लाजमी पूछी होगी कि डिस्काउंट क्लेम करने की कंडीशन क्या है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका और न्यूमेरिकली वो कह देगा कि जी बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से, वो हम जाके आगे सीख रहे होंगे कि न्यूमेरिकली ये किस तरह चल रहा होता है। लेकिन न्यूमेरिकली भी अगर आपने किसी बंदे को डिस्काउंट दे दिया 12% और आपका नॉर्मल डिस्काउंट रेट कितना 10%, तो हमें कितना अलाउ होगा, 10% ही अलाउ हो रहा होगा। फिर हमारे पास वेरियस केसेस हैं, वेरियस सिनेरियोज हैं जिसमें हमने क्या करना है, वैल्यू सप्लाई डिटर्मिन करनी होती है। तो ये रूल्स हैं, ये सिनेरियोज हैं, ये याद करने हैं। नॉर्मल केस के जो हमने भी पढ़ा है वही है क्या कि जो हमारी नॉर्मल वैल्यू सप्लाई है वही हमारे लिए क्या होगा,
नॉर्मल केस जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई कंसिडरेशन पार्टली इन कैश इन काइंड मिली है, मतलब आपने मोबाइल फ़ोन दे के आए हैं, साथ कुछ कैश दे के नया मोबाइल लेके आ गए हैं, तो फिर क्या वैल्यू सप्लाई होगी कि जो ओपन मार्केट प्राइस होगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो भाई पहुंच रहा हूँ उधर में। ठीक है, नीचे पॉइंट डिस्कस करता हूँ। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अगर बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं, क्रेडिट बेच रहे हैं, तो इसमें मार्कअप शामिल होता है, इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इंटरेस्ट रिमेंबर ये एक्सक्लूड होगा, इंटरेस्ट के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। आप कहते हैं जी कैश पे सेल कर लो ₹1,00,000 का, उधार पे ले लो 1,10,000 का, तो 10,000 क्या ले रहे हैं आप, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। आपकी वैल्यू सप्लाई क्या कंसीडर होगी, 1,00,000 ही कंसीडर हो रही होगी। फिर अगर हम एसोसिएटेड पर्सनस में सप्लाई कर रहे हैं, आपको देखिए अगर पर्सन आपस में एसोसिएटेड है, इंटर रिलेटेड है, तो हम मार्केट से कम रेट के ऊपर सप्लाई कर रहे होंगे, ऐसे ही है। अगर मार्केट से हम कम रेट पर सप्लाई करेंगे तो वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। तो अगर एसोसिएट्स में सप्लाई हो रही हुई है तो फिर हमारी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, जो हमारी ओपन मार्केट प्राइस है वही क्या होगी, हमारी सप्लाई कंसीडर हो रही होगी, या जो नॉर्मल केस में सप्लाई है विच एवर इज़ हायर वो हम लेके चल रहे होंगे। इंपोर्ट्स वगैरह करते हैं, इंपोर्ट्स के केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगी, जो कस्टम ड्यूटी वाले वैल्यू डिटरमिन कर देंगे आपके एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपने अंडर इन्वॉइसिंग की है, वैल्यू सही डिटरमिन नहीं की किसी भी चीज़ की, तो क्या होगा, वो एक अपनी वैल्यूएशन कमेटी बिठाएंगे जिसमें ट्रेड के और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो जो कीमत डिटरमिन कर देंगे वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। वो जो कीमत के आपकी वही कीमत डिटरमिन होगी। आप टेस्ला इंपोर्ट करें, कह रही टेस्ला 50 लाख रुपए की, मानने वाली बात है, फिर कमेटी बैठेगी, वो जो वैल्यू डिटरमिन करेगी वही क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। फिर टॉल मैन्युफैक्चर का तो हमने कल भी बात की, जितने का बिल देते हैं ना काम करने का, वही इनकी क्या होती है, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर बुक छापने वाले ने 200 रुपया का बिल दिया एक किताब के पीछे, तो वही क्या होगी, उसकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। फिर ये वापडा गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा रीड ओनली है कि अगर वापडा या कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसर अगर कोई बिजली वगैरह बेच रही है, उनकी वैल्यू सप्लाई क्या होगी, जो उनकी एनर्जी परचेज प्राइस, जितने की कीमत खरीदते हैं वही, ये कैपेसिटी परचेज प्राइस, ये प्रीमियम श्रीमियम, ये बीच में इंक्लूड नहीं होंगे। फिर जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी SNGPL होगी, लेस्को वगैरह होगी, इनकी इस वैल्यू सप्लाई की जो टोटल बिल ऑफ होती है वो, जिसमें चार्जेस रेंट सब कुछ शामिल होता है, बट लेट सरचार्ज, डिफ़ॉल्ट पेमेंट, सब्सिडी वगैरह ये इसमें शामिल नहीं होता। इनके अलावा जो अमाउंट है वो क्या होती है, इनकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर होती है। उसके अलावा अगर आप कोई यूज्ड व्हीकल इंपोर्ट करते हैं, उसको वैल्यू ऐड करके बेच देते हैं, जापान से गाड़ी इंपोर्ट की 9 लाख रुपए की आर रेटेड थी, उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, उसकी स्क्रीन रिपेयर की, आपने 15 लाख की बेच दी, तो कितने की ली थी, 9 लाख की, कितने की बेची, 15 लाख की, डिफरेंस कितना हुआ, वो जो 6 लाख है वो क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर होगी। और जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है, जो रिटेल आइटम्स होती हैं, इनकी वैल्यू सप्लाई क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स की होती है। ठीक है, ये सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियोज को अच्छे से रीड करना है। इन सिनेरियोज में से इस तरह का सवाल आता है जो पेपर में आपको नीचे गिवन है। ठीक है, तो इस सिनेरियोज में से इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इनको क्रैम नहीं करना, ये रूल्स को एक दफ़ा लिख लें, पता हो कि अगर रिटेल का रूल क्या है, यूज व्हीकल का रूल क्या है, एसोसिएट का रूल क्या है, ये रूल्स पता होने चाहिए। जैसे सवाल है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेजर अंडर स्टेट द वैल्यू सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड ऑल्सो स्टेट द रीज़न फॉर योर ट्रीटमेंट। बताएं कितनी वैल्यू होगी और रीज़न क्या है वो बतानी है। टैक्सेबल गुड्स 8 लाख की आपने बेची हैं डीलर को, अमाउंट जो है 20% डिस्काउंट के बाद है, जो मार्केट नॉर्म्स के बराबर है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइसेस आपने शो नहीं की। हमें पढ़ के आए हैं कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट का होना लाजमी है, आपने नहीं शो किया, इसका मतलब आप डिस्काउंट क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 8 लाख तो डिस्काउंट के बाद है, इसे हम क्या करेंगे, ग्रॉस अप करेंगे, 8 लाख को डिवाइड करेंगे 80 के ऊपर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी बनेगी, 1 मिलियन। ये मेरी क्या बनेगी, वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी, बिकॉज डिस्काउंट यहाँ पे क्लेम नहीं हो रहा होगा।
उसके बाद टैक्सेबल गुड ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन पर्पस। 40% ऑफ द गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड, 40% गुड्स आपने ख़रीदी हैं और 60% जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चर की हैं, खुद मैन्युफैक्चर की हैं। तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी, जो ख़रीद के आए हैं उसका तो हमें पता है, जो इन हाउस कंजम्पशन है वो भी सेल्स टैक्स पे उस पर लग रहा होता है। तो 15 लाख का लेंगे 60%, जो 9 लाख आएगा वो भी हमारी क्या है, वैल्यू सप्लाई है, उसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे होंगे। फिर एडवांस 6 लाख का रिसीव हुआ और गुड्स अप्रैल में डिलीवर होनी है। अब एडवांस का ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया है, जब गुड्स डिलीवर होंगी हम तभी उसका ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। फिर है जी यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिस्टेड इन थर्ड स्केड्यूल वर सोल्ड एट अ यूनिट प्राइस ऑफ रुपीज़ 5000, रिटेल प्राइस कितनी 6000 रुपये की। अगर थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, रिटेल आइटम है, वो हमेशा किस पे बिकती हैं, 6000 रुपये बिक रही होती हैं, रिटेल आइटम में बिक्री होती है, रिटेल आइटम से कम के ऊपर हम इन्हें नहीं बेच सकते। सो जो रिटेल प्राइस है वही मेरी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। फिर हमने न्यू पार्ट्स इशू किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी होती हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। ये जाके हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा आपको कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिफेक्टिव पार्ट्स हमारे रिपेयर हो रहे होते हैं उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, तो इसकी भी कोई वैल्यू सप्लाई नहीं होगी। और आखिरी है कि हमने गुड्स बेचे हैं 4 लाख रुपए की उधार के ऊपर, कस्टमर ने अमाउंट 10 दिन में पे कर दिया और डिस्काउंट अवेल कर दिया। देखिए कैश डिस्काउंट जो है वो हमें अलाउ है, ये अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है, उधार पे बेच रहे हैं, उसे कहते हैं पहले पे कर दो हम तुम्हें डिस्काउंट मजीद दे देंगे, तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट जो है वो अलाउ नहीं होगा। जिस पे हमने गुड्स बेची हैं वही हमारी क्या होंगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाइंड अप होता है। इनको जाके आज का लाजमी पढ़िएगा, ये सिनेरियो सारे डिस्कस कीजिएगा। कल हम यहाँ से आगे मूव करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, जो प्रैक्टिकल एरिया होगा उसकी तरफ मूव कर रहे हैं।